कुर्ला में जमात इस्लामी हिंद और मेडिकल सर्विस सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम विनोबा भावे नगर कुर्ला के दारुल फलाह एजुकेशन सोसाइटी में कोविड सेंटर का इफ्तिताह जमात इस्लामी हिंद महाराष्ट्र के सदर रिजवानुर रहमान खान साहब के बदस्ते मुबारक हुआ। इस मौके पर कुर्ला वार्ड नंबर 165 के म्यूनसिपल काउंसलर अशरफ आज़मी, जनाब असलम गाजी, डॉक्टर अफरोज़ साहब, शाकिर शेख साहब, जमात इस्लामी मुंबई मेट्रो के सदर हसीब भाटकर, मशहूर सहाफ़ी डॉक्टर सलीम खान, डॉक्टर इम्तियाज़ अंसारी, नईम शेख, उबैदुर रहमान, हिमायू शेख, अब्दुल मतीन पठान और दीगर जमात के ओहदेदारान व मेम्बरान और इलाके की अहम शख्सियात मौजूद थीं। आमना सामना मीडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर राशिद अजीम ने इस मौके पर कोविड सेंटर की ज़रूरत और मकसद को लेकर जिम्मेदारान से बात की। इस मौके पर जमात इस्लामी महाराष्ट्र के प्रेसिडेंट अमीर हल्का जनाब रिजवानुर रहमान खान साहब मौजूद है। आइए हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। सबसे पहले तो आमना सामने मीडिया में आपका इस्तकबाल है। जैसा कि हमने यहाँ देखा कि जमात इस्लामी की जानिब से यहाँ पर कोविड सेंटर का एहतमाम किया गया है, तो इस तरह के कितने सेंटर जमात इस्लामी बम्बई शहर में या महाराष्ट्र में लगा रही है और इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई है? नहीं, इसकी ज़रूरत तो आप देख सकते हैं कि अब जो कुछ भी हमारे पूरे देश में जो सिचुएशन है और विशेष तौर पे महाराष्ट्र में हमने देखा कि बम्बई, नासिक, नागपुर, पुणे ये वो सिटीज़ है कि जो बहुत मतलब हॉट रहे कोविड को लेकर के। यहाँ पर बहुत पेशेंट्स रहे और बहुत हाहाकार मची है और इसके बावजूद यहाँ प्रशासन ने और गवर्नमेंट ने बहुत कुछ कंट्रोल करने की कोशिश की है। लेकिन जो NGOs हैं, जो मुख्तलिफ़ संस्थाएं हैं, उनकी भी अपनी ये ज़रूरत है, उन पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आगे आकर के समाज सेवा के अंदर में जो भी योगदान वो कर सकते हैं करें। जमात इस्लामी हिंद तो आप खुद देखते हैं, पूरा समाज देख रहा है कि पिछले 70 साल से सेवा के अंदर में लगी हुई है और हमने कोविड एज में भी इस काम को हम बराबर बिल्कुल फ्रॉम वेरी बिगिनिंग नागपुर में एक बहुत बड़ा डेडिकेटेड कोविड सेंटर हमने कायम किया है और वहाँ पर 78 बेड्स हैं और बहुत उसको पसंद किया गया। ऐसे कई मतलब महाराष्ट्र के अलग अलग प्लेसेस पर अभी कल की रिपोर्ट हमको मिली तो मालूम पड़ा कि उमरखेड़ में भी हमने कायम किया है। तो कई सेंटर्स हम कायम कर चुके हैं। लेकिन उसके साथ साथ में कुछ सिमिलर एक्टिविटीज़ है जो पूरे महाराष्ट्र में हम चला रहे हैं, जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर्स की सप्लाई है, फिर इसी तरह से जो इलेक्ट्रॉनिक जो वो होते हैं अपना ऑक्सीमीटर्स वगैरह ये वो इस तरह वो लोगों को पहुंचाने की कोशिश, फिर गरीबों की मदद, फिर मेडिकल गाइडेंस, ये जो है ना अभी इस वक्त की बहुत बड़ी ज़रूरत है। तो मेडिकल गाइडेंस भी हम पूरे महाराष्ट्र में देने की ये कोशिश कर रहे हैं और यहाँ भी बम्बई में भी इन लोगों ने कोविड केयर सेंटर के नाम से ये स्टार्ट किया है। अभी बहुत सारी चीज़ें अभी आनी बाकी हैं। फ़िलहाल अभी इन्होंने आइसोलेशन सेंटर शुरू किया है, काउंसलिंग सेंटर है, फीवर क्लिनिक है, फिजियोथेरेपी सेंटर है। ये सब वो एक्टिविटीज़ हैं जो कोविड पेशेंट्स की मतलब ज़रूरत होती है, आवश्यकताएं होती है। तो उन आवश्यकताएं की पूर्ति का इन्होंने प्रयत्न किया है। मैं इन सबको शुभेच्छा व्यक्त करता हूं, इनको मुबारकबाद देता हूं, इन सब का स्वागत करता हूं। इसमें MSS ने भी इनको सपोर्ट किया है, MSS के कोऑर्डिनेशन के साथ, और ये सब लोग मिल कर के कोशिश कर रहे हैं। यहाँ के जो कॉरपोरेटर हैं हमारे भाई अशरफ साहब का भी बराबर इनको ताउन है और इस तरह से एक बहुत अच्छी पहल यहाँ पे हुई है। मैं आपको भी और उन सबको मुबारकबाद देता हूँ। रिजवान खान साहब, जैसे कि आपने बात कही कि बहुत सारी NGO है जो सामने आ रही है और जमात इस्लामी तो मुसलसल काम कर रही है, हर महाज पर काम कर रही है, ये हमने देखा है और ये सभी ने देखा है। तो सबसे बड़ा सवाल जो ये खड़ा होता है, तो आखिर इन तंजीमों को या इन NGOs को ऐसे मौके पे बाहर निकलना पड़ा है, काम करना पड़ा है, तो कहाँ हमारा जो सरकारी सिस्टम है वो फेल नज़र आ रहा है, नाकाम नज़र आ रहा है या कमज़ोर नज़र आ रहा है? क्यों, उसकी वजह क्या है? क्योंकि ये तो सरकार की जिम्मेदारी है कि लोगों के रोटी, कपड़ा, मकान और उसके बाद में सेहत की जिम्मेदारी, ये हर नागरिक की जो सुविधाएँ हैं इसकी जिम्मेदारी सरकार की होती है। तो आज NGOs को सामने आना पड़ रहा है, तो ये ऐसी क्या वजह है, क्या लगता है आपको? नहीं, ये जो पैंडमिक का जो एज है, ये बात बिल्कुल सही है, मैं इससे सहमत हूँ कि ये तो सरकार का काम है कि वो अपनी जनता के लिए जितनी सहूलतें सुविधाएं हो सकती हैं उनको देना चाहिए।
हमारी जो गवर्नमेंट है महाराष्ट्र की, वो जितनी हो सकती करने की कोशिश वो कर रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो NGOs हैं, जो संस्थाएं हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनकी जिम्मेदारी ख़त्म हो जाती है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म हो जाती है। उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आगे आ करके जो कुछ वो कर सकते हैं वो करना चाहिए। लेकिन ये सवाल अब भी बाकी रहता है कि आखिर प्रशासन क्या कर रहा है, और हमारा भी ये डिमांड है कि प्रशासन को और चुस्त दुरुस्त बनना चाहिए। सरकार जो कुछ भी स्कीमें फ्लोट कर रही है वो स्कीमें नीचे तक के जाना चाहिए। हमारा अब भी ये मतलब ध्येय है कि अगर ख़ुद जमात इस्लामी और भी जो NGOs हैं उनके थ्रू भी अगर आप बहुत सारी स्कीम्स को लॉन्च करें तो वो आगे जा सकती है। लेकिन जो प्रशासन में जो लोग हैं वो भ्रष्टाचार से अगर आप अपने आप को बचाएंगे तो वो स्कीमें जो फ्लोट होती है तो वो आम जनता तक के पहुंचेगी, आम लोगों तक पहुँचे। आम जनता तक के, आम लोगों तक के, एक साधारण जो मानुस है उस तक के स्कीमें पहुंचती नहीं है। अच्छा, स्कीमें बनती है, उसकी इन्फॉर्मेशन कुछ लोगों को होती है, कुछ लोगों को, ज़्यादातर लोगों को नहीं होती है, यानी जो आम मानुस जो होता है उसको नहीं होती है। तो हमारा कहना है कि उनको उन तक के वो स्कीमें पहुंचना चाहिए। ये बहुत बड़ी ज़रूरत है आज की। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आमना सामने मीडिया से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस के आज के इस आइसोलेशन सेंटर में हमारे साथ मौजूद है जमात इस्लामी मुंबई मेट्रो के प्रेसिडेंट जनाब हसीब भाटकर साहब। आइए हम उनसे बात करते हैं। हसीब भाटकर साहब, आपका आमना सामने मीडिया में इस्तेमाल है। जी शुक्रिया। जैसे कि आज जमात इस्लामी महाराष्ट्र के प्रेसिडेंट जनाब रिजवानुर रहमान खान साहब ने आज इस आइसोलेशन सेंटर का इफ्तिताह किया इस विनोबा भावे में नगर में और इस मदरसे में। तो इस आइसोलेशन सेंटर में शुरू करने की वजह क्या है? क्योंकि हमने सुना कि यहाँ पर इस वार्ड में ही बहुत सारे बेड खाली हैं जहाँ पर गवर्नमेंट ने जो इंतजाम किए जी जी। इसके बावजूद आपने कम से कम यहाँ पर 20 बेड यहाँ पर लगाए हैं, और इसको शुरू करने का मकसद और इसमें क्या दिक्कतें पेश आई क्या? असल में हम लोगों ने इसको जब स्टार्ट आज से 1 महीना पहले शुरू करने का फ़ैसला किया था, लेकिन आप जानते हैं कि सनराइज़ और दूसरे इसमें आग लग जाने की वजह से यहाँ पर हमको 25 दिन ये परमिशन के प्रोसेस में गुजर गए। तो जिस वक्त हमने ये फ़ैसला किया था उस वक्त आप देखेंगे कि हॉस्पिटल में ऑक्सीजन नहीं था, बेड नहीं थे, और लोग मतलब जो गरीब लोग थे वो इतना परेशान थे कि उनके आंसू देखकर हमसे रहा नहीं जा रहा था। तो हमने ये फ़ैसला किया कि जो 10-15 हज़ार रुपया रोज़ हॉस्पिटल का नहीं भर सकते उन लोगों को यहाँ पर हम क्या करें, एक आइसोलेशन सेंटर दें। जिनके घर स्लम एरिया छोटे हैं, घर में दूसरे लोगों को इमीडिएट, इस बार के कोविड में ख़ास बात ये है कि पूरे घर में लोगों को हो जा रहा था, तो हमने सोचा कि उनको आइसोलेशन घर में जगह नहीं है तो हम एक फ्री आइसोलेशन ऐसा प्रोवाइड कर लें ताकि वो एक हफ़्ता भी अगर पेशेंट रहता है तो उसका 1-1.5 लाख रुपये बिल बन जाता था। तो हमने ये कैलकुलेट किया कि कम से कम हम 3 महीना भी ये खिदमत किए तो 2 करोड़ रुपये तक गरीबों का क्या कर लेंगे, हम बचा लेंगे और हम कुछ अपनी खिदमत उनको पेश कर सकेंगे। कहीं न कहीं ये बात भी जहन में हुई कि बहुत सारे हमारे जो इलाके स्लम इलाके हैं जहाँ पर रहने की जगह नहीं है, और हॉस्पिटल जाने के बाद में जहनी तौर से ये होता है कि हम हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, लेकिन इस तरह के आइसोलेशन सेंटर में आने के बाद में मरीज़ को भी ये थोड़ी सी राहत होती है कि चलो हमारे यहाँ इलाज बेहतर हो जाएगा और घर की माहौल से भी हमको एक बेहतर माहौल मिल पाएगा। ऐसा भी कुछ ख्याल? असल में क्या है, देखिए सहूलियात तो वो हॉस्पिटल में भी मौजूद है, हमने सिर्फ एक्स्ट्रा यहाँ ये किया है कि काउंसलिंग डेस्क रखी है, क्योंकि असल में जो वहाँ पर नहीं हो रहा है वो क्या नहीं हो रहा कि पेशेंट के इमोशनल बूस्टअप के लिए कोई वहाँ पर नहीं रहता है। डॉक्टर तो अपनी खिदमत कर रहे हैं, तो हमने उसमें ये सोचा कि कोई रिलीजियस भी, मेडिकली भी उनको हौसला दे, थोड़ा सहारा दे, तो फिर वो बीमारी से लड़ने के लिए खुद क्या हो जाता है, काबिल हो जाता है। इसके लिए हमने वो ख़ास इसमें इस बात बहाल रहे ये वजह से हमने यहाँ पर काउंसलिंग एक स्पेशल क्या रखा है, डेस्क रखा है। ऐसा भी कहीं अंदेशा नज़र आता है आपको कि ये तो सेकंड कोरोना का एक वबा का एक दूसरी लहर है, ये कहीं तीसरी लहर का भी अंदेशा जाहिर कर रहे हैं, तो उससे भी तैयार रहने की हमको ज़रूरत है? जी, उसमें हम लोग जब वार्ड ऑफिसर के पास गए और हमने जब उनसे कहा कि हम जो लोगों की खिदमत करना चाहते हैं, ऑलरेडी मतलब बहुत देर हमको परमिशन में हो रही है, तो उन्होंने समझाया कि देखो भाई कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ है वो ज़रूर पूरी करनी चाहिए सबकी हिफाजत के लिए, लेकिन ये थर्ड लेयर आएगी तो आपका सेंटर ज़रूर उसमें बहुत क्या कर सकता है, मदद कर सकता है। तो हमारे जहन में वो भी है कि हमने इसको 6 मंथ तक का प्रोविज़न रखा है चलाने का, ताकि अगर हम तो चाहते हैं, ऊपर से अल्लाह से दुआ करते हैं कि वो ऐसा ना हो, लेकिन अगर हुआ तो ये कुछ ना कुछ ये सेंटर उस वक्त भी अपनी खिदमत अंजाम देगा। शुक्रिया बहुत बहुत आमना सामने मीडिया से बात करके लिए। नौजवान नेता कांग्रेस के म्यूनसिपल काउंसलर अशरफ आजमी साहब, आइए इस मौके पर यहाँ पर जो पोस्ट कोविड सेंटर जो यहाँ लगा हुआ है, इस मौके पर हम उनसे बात करते हैं कि उनका क्या कहना है इस कोविड सेंटर को लेकर। अशरफ आजमी साहब, आपका आमना सामने मीडिया में इस्तेमाल है,
ये पहले तो ये कोविड सेंटर नहीं है, ये आइसोलेशन सेंटर के नाम से इसका परमिशन मांगा गया है। वो परमिशन अभी मिला नहीं है, 2-3 रोज़ में मिल जाएगा। ये CCC-2 बोलकर एक ये है सेंटर है जिसमें असिम्टोमेटिक जो पेशेंट्स हैं उनको लाकर रखा जाता है। अगर उनको वक्ती तौर पर ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी तो उनको मेडिसिन की ज़रूरत है, और उस वक्त तक उनको, जब तक कि वो कोई क्रिटिकल कंडीशन में ना आए, ताकि कहीं और भेजा जाए, या जब तक वो ठीक ना हो जाए उनको यहाँ रखने का काम किया जाए। उसके अलावा ये सेंटर जो है OPD सेंटर बना है फीवर क्लिनिक के नाम से, जिसमें दो MD, एक MD चेस्ट फिजिशियन और एक MD मेडिसिन, ये 2 डॉक्टर यहाँ पर आएंगे। आज अमूमन आमतौर पर हज़ारों रुपया जो है वो कंसल्टिंग में चला जाता है। ऐसे वक्त में इस तरह का सेंटर अपनी नवैयत का एक पहला सेंटर है मुंबई शहर में, जिसको जमात इस्लामी और MSS के लोगों ने मिलकर खोला है। और दायरतुल फलाह जो ये जहाँ हम लोग बैठे हुए हैं, ये अब्दुल रशीद पठान साहब का और उनकी फैमिली की जगह है, जिनको उन्होंने इस काम के लिए दिया है कि भाई जो भी महीने तक, कितने 6 महीना 5 महीना या जो भी महीने तक काम चलेगा तो वो इसमें काम चलेगा। तो ये क्लिनिक है, यहाँ पर आइसोलेशन सेंटर भी कुछ रोज़ में शुरू होगा। यहाँ पर फिजियोथेरेपी होगी इस तरह के पेशेंट्स की, जब वो कोविड से निजात पाते हैं, कोरोना से, तो उनके यहाँ पर उनको कई मल्टीपल प्रॉब्लम्स आते हैं, जिसमें बदन दुखना और ये सब चीज़ें बहुत कॉमन होती है, तो उसकी फिजियोथेरेपी होगी यहाँ पर। उसके अलावा यहाँ पर एक हेल्प डेस्क भी है कि अगर आपको कोरोना के ताल्लुक से हो गया है या कहीं एडमिट करना है या किस तरह के ट्रीटमेंट होना चाहिए, तो वो भी एक हेल्प डेस्क इनका है, जहाँ पर तीनों टाइम पर इनके पास जो है वो RMO बैठेंगे और MD डॉक्टर्स जो है वो जो टाइम फिक्स होगा 2-2, 3-3 घंटे का, उस वक्त बैठेंगे। अगर कोई सीरियस पेशेंट होता है तो यहाँ से वो उसको रिफर करेंगे? ये सीरियस पेशेंट जो है उसको तो हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा, क्योंकि ये डेडिकेटेड सेंटर नहीं है। शुरुआती दौर में अगर कोई पेशेंट आता है और हाँ सांस फूलने लगी, कोई ऐसा सिम्टम आ रहा है, खांसी बहुत हो रही, तो यहाँ आ जाएं, ये लोग ट्रीट करेंगे उसको, और अगर ऑक्सीजन लेवल कम होने लगेगा तो उसको यहाँ पर वो रखने का काम करेंगे। या ऑक्सीजन लेवल नहीं भी कम होगा, और चूँकि आपको आइसोलेशन की ज़रूरत है, आप कहीं स्लम में रहते हैं, कोई अलग से टॉयलेट बाथरूम नहीं है, जो भी ऐसी चीज़, तो आपको यहाँ रखने का काम होगा। यहाँ पर वो रखेंगे आपको और यहाँ से आपका ट्रीटमेंट करेंगे जब तक कि आप ठीक ना हो जाए, या कभी अल्लाह ना करे कि उनको ज़रूरत पड़े कि वो बड़े अस्पताल में जाए, तो उस वक्त यहाँ से उनको शिफ्ट कर दिए। तो प्राइमरी तौर पर जो हेल्प है, जिसको फर्स्ट एड भी बोल सकते हैं आप, वो यहाँ पर मिलेगा जी। हाँ, बिल्कुल। मैं एक सवाल की तरफ आता हूँ अशरफ आज़मी साहब, जैसे कि इस उद्धव ठाकरे की सरकार में कांग्रेस भी शामिल है, राष्ट्रवादी भी शामिल है, हाँ, और आप लोग इसमें शामिल है क्या? तो आखिर क्या वजह है कि सरकार कहीं नाकाम नज़र आ रही है लोगों को सुविधा देते हुए? ये कोविड के इस महामारी में क्या उनके पास जगह की कमी है, दवाओं की कमी है, स्टाफ की कमी, क्या वजह है कि इस तरह से तंजीमों को आगे आगे काम करना पड़ रहा है? नहीं, देखिए, आपको मैं इसके पीछे की भी जानकारी दे दूं कि जब ये परमिशन मांगने के लिए हम लोग मुतल्लिका ज़िम्मेदारान के पास पहुँचे, जो कंसर्न ऑफिसर्स हैं, तो उनका कहना था कि सिर्फ एल वार्ड में 400 से ज़्यादा बेड आइसोलेशन किया, आधे खाली पड़े हुए हैं। लेकिन इस जो सेंटर है, इसका एक और मकसद था, जिसको मैंने उनको कहा कि भाई कल उठकर यही लोग जो ये काम करेंगे, यही लोग बेदारी शुरू करेंगे, यही लोग जागरूकता शुरू करेंगे वैक्सीनेशन के ताल्लुक से, इंजेक्शन देने के ताल्लुक। कॉरपोरेशन के पास कोई कमी नहीं है, इस वक्त भी आधे से ज़्यादा मुंबई शहर के बेड्स खाली पड़े हुए हैं, लोग नहीं है। अब तो देखिए, जो चढ़ा था मामला वो 8,000 तक गया, अब जाके वो 1,400 पे आ गया है। तो जब 8,000 पे गया था तब ऑक्सीजन की कमी हुई थी, उस वक्त जो है थोड़ी प्रॉब्लम आई थी, लेकिन उसको शॉर्ट आउट कर लिया गया, और अब जो है वो प्रॉब्लम्स कुछ भी नहीं है, ना आइसोलेशन सेंटर की कमी है, ना उनके पास किसी तरह की कोई चीज़ है। हाँ, वैक्सीनेशन की कमी है। वैक्सीनेशन के लिए मैं अभी बात कर रहा था, तो मैंने आपको बताया कि फाइज़र के लिए जब महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो है ग्लोबल टेंडर के लिए गई, तो फाइज़र ने उसको मना कर दिया। अभी तक आगे क्या होगा मैं नहीं जानता, लेकिन उन्होंने कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई पॉलिटिकल दबाव है सेंटर के लोगों का कि भाई आप इस तरह से स्टेट के लोगों को अच्छी दवाइयाँ मत प्रोवाइड होने दिए। तो एक तरह से बीजेपी के लोग जो है वो महाराष्ट्र के साथ सौतेला सुलूक कर रहे हैं, चूँकि वो बड़े भाई का रोल है उनका सेंट्रल में होने की वजह से, लेकिन वो उसका रोल नहीं अदा कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि महाराष्ट्र के लोग परेशान रहें। तो इस तरह की चीज़ों का जवाब तो पॉलिटिकल होता है। जैसे कि रेमडेसिविर का मामला आया था, उसमें जो महाराष्ट्र के जो माजी मुख्यमंत्री हैं वो पूरे इस मामले में लिप्त नजर आए थे, तो इस तरह का ही मामला तो आप कहना चाहते हैं? बिल्कुल, ये देखिए,
दवाएं, फाइज़र की दवाएं सारी दुनिया को वो बेच रहे हैं, बेचना है, हम पैसा देने के लिए तैयार हैं। लेकिन वो पैसा लेने के बावजूद भी अगर दवा देने को तैयार नहीं है तो इसका मतलब ये हो गया कि कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि कुछ सरकारें जो है स्टेट में, सेंट्रल में जो बैठी है सरकार, उनकी जो सरकारें हैं वो ज़्यादा है महाराष्ट्र, हिंदुस्तान में, और बाकी लोग के राज्य कम हैं, तो पहले वो ज़्यादा राज्य वालों को प्रेफरेंस देंगे। तो इस तरह की चीज़ें जो है होती हैं सियासत में, ताकि अगर वो काम ना हो सके किसी से तो उसके बारे में ये प्रोपेगेंडा किया जा सके कि देखो ये वैक्सीन पहुंचाने में नाकाम है। वैक्सीन को दिलाने की जिम्मेदारी सेंट्रल गवर्नमेंट की है, और सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी को स्टेट गवर्नमेंट कर रही है। वो जाकर टेंडर करना चाहती है, लेकिन फाइज़र उसका टेंडर ही रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। कहीं ना कहीं ये भी नीयत नज़र आती है कि मरकजी सरकार जो है, मोदी सरकार जो है, इस महाराष्ट्र गवर्नमेंट को बदनाम करना चाह रही थी कि कोविड की लड़ाई में हाँ पीछे रह जाए, और उन्होंने कोविड की लड़ाई को सही ढंग से लड़ा नहीं। ये भी हो सकता है। बराबर, बिल्कुल सही बोला आपने कि क्या है कि ये सारी चीज़ों को बैठकर आम जो भारतीय है, आम हिंदुस्तानी, वो इसको देख रहा है। वो देख रहा है कि लोग जो है वो मर रहे हैं, वो देख रहा है कि लोग जो है वो असहाय हैं, लोग अस्पतालों में उनको जगह नहीं मिलती, ऑक्सीजन नहीं है, दवाइयाँ नहीं हैं। लेकिन सरकारें ये कोशिश कर रही हैं कि एक पर्टिकुलर जो सरकार है वो सरकार नाकाम हो जाए, तो वो सरकार को नाकाम करने की वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लोग देख रहे हैं, वो जवाब वो देंगे। शुक्रिया बहुत बहुत आमना सामने मीडिया से बात करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। कैमरा पर्सन शान पटेल के साथ राशिद अजीम।